आज हम आप लोगों के बीच अपनी खुद की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है प्रतिशोध, जो मैंने 2004 से लेकर 2005 के बीच लिखी थी, थोड़ा थोड़ा करके। इसका मुख्य उद्देश्य नाटक के रूप में, उस समय नाटक खेला जा रहा था, तो नाटक के रूप में इसका मंचन करने के लिए हमने लिखा था। लेकिन लोगों ने यह कहकर इसे खेलने से इनकार कर दिया कि यह बच्चों से संभव नहीं हो पाएगा। तो आज हम आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएगी। अगर इसमें कोई घटना अगर किसी व्यक्ति विशेष या किसी चलचित्र से मिलता जुलता हो तो यह एक संयोग मात्र है, यह मेरे मन की उपज है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशोध। प्रतिशोध भाग 1। पात्र परिचय। पुरुष पात्र सोहन, मोहन का प्रिय दोस्त और स्वर्गीय सांभा का पुत्र। मोहन कहानी का नायक, आशा का बिछड़ा हुआ जुड़वा भाई। सूरवीर सिंह राणा कहानी का खलनायक, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबों और लाचारों से संपत्ति हासिल करना होता है। कर्णधीर सिंह राणा का छोटा भाई। शेर सिंह तूफानी राणा का सबसे विश्वासी पात्र। सूर्यदेव सिंह राणा का प्रिय पुत्र। रणधीर सिंह राणा के गिरोह का आदमी। सांगा राणा का ही एक आदमी। मिस्टर भानु प्रताप सिंह एक बहुत धनी संपन्न व्यक्ति, जो राणा से उन संपत्तियों को खरीदता था जो राणा गरीबों से छीन कर लाता था। जागेश्वर सिंह सोहन का मामा जी। मानिक चंद्र माथुर इतिहास के प्रोफेसर तथा मोहन, सोहन, सौरभ और आशा के गुरु। डॉक्टर प्यारेलाल एक प्रसिद्ध चिकित्सक, जो आशा और मीनाक्षी का इलाज करते हैं। कलुआ एक बहुत ही दुबला पतला गरीब किसान मजदूर। सौरभ एक वीर एवं ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर, आशा का प्रेमी और बाद में पति और इस कहानी का सहनायक। अजय एक पुलिस। तेज सिंह राणा के विश्वासी आदमियों में से एक। इसके अलावा और बहुत सारे आदमी हैं जो राणा के गिरोह में हैं, और बहुत सारे पुलिस फौज में, और अन्य भी कई पात्र हैं। तो ये थे पुरुष पात्र। अब चलते हैं महिला पात्र के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आशा मोहन की बिछड़ी हुई छोटी बहन, सौरभ की प्रेमिका और बाद में पत्नी। मीनाक्षी सोहन की छोटी बहन और मोहन की पत्नी। प्रभावती आशा की माँ, जिसने आशा की पालन पोषण की थी। कलावती देवी सोहन और मीनाक्षी की बूढ़ी माँ। नीलम प्रभावती की एक पड़ोसन। तो ये थे इस कहानी के पात्र परिचय। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी प्रतिशोध। सोहन हाथ में किताब लिए हुए। अरे मोहन, कई दिनों से तुम्हें कॉलेज में नहीं देखता हूँ, क्या तुम अभी कॉलेज नहीं जाते? मोहन नहीं। सोहन क्यों? मोहन क्या बताऊं दोस्त, टहलते हुए। कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, मन चिड़चिड़ा सा रहता है। घर में पड़े पड़े रहने से मन उब सा गया, सोचा कुछ बाहर की ठंडी हवा खा लूं। सोहन ओह अच्छा, यहाँ बैठ। अपने समीप बैठाते हुए, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मोहन पहले से ठीक है, जब से भेंट हुई है तब से तुम मुझसे ही सवाल पर सवाल किए जा रहे हो, तुमने तो अपना कुछ बताया ही नहीं। सोहन मजाकिया अंदाज में, क्या बताऊं यार, जब तुम्हारी तबीयत ठीक ही नहीं तो मेरी तबीयत कैसे ठीक रहेगी? इस पर दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगता है। मोहन अच्छा ठीक है, अपनी घड़ी पर देखते हुए, अब तुम जाओ, नहीं तो कॉलेज पहुंचने में देर हो जाएगी। सोहन ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, कल कॉलेज में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, कहकर जाने लगता है। अचानक एकाएक लौटता है। मैं एक विशेष बात कहना तो भूल ही गया था। मोहन कौन सी विशेष बात? सोहन वो ये कि परसों यानी 15 अगस्त के अवसर पर उन छात्र एवं छात्राओं को विशेष प्रकार के वस्तुओं से पुरस्कृत किए जाएंगे जो कल के संगीत प्रतियोगिता एवं परसों के भाषण प्रतियोगिता में सबसे अधिक सफल होंगे। इसलिए कल कॉलेज आना भूलना नहीं, मैं इंतजार करूंगा। फिर दोनों दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाता है और ओके बाय कहते हुए सोहन कॉलेज के लिए रवाना हो जाता है। दूसरे दिन सोहन कॉलेज पहुंचता है। तब तक संगीत प्रतियोगिता शुरू होने ही वाली थी।
आखिर किसी तरह सोहन प्रतियोगिता में शामिल हो जाता है। उसकी निगाहें हमेशा मोहन को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसकी और मोहन की जोड़ी अच्छी जमती थी। सब लड़के एवं लड़कियों ने बारी बारी से अपने अपने संगीत का जौहर दिखाया। फिर अंत में सोहन की भी बारी आई। सोहन ने मोहन की अनुपस्थिति में अपने ही वर्ग की एक लड़की, जिसका नाम आशा था, के साथ गाना गाने की इच्छा जाहिर की। संस्थापक महोदय ने इजाजत दे दी। पहले तो आशा कुछ शर्माई, लेकिन अपने शिक्षकों के कहने पर तैयार हो गई। दोनों मिलकर गाना गाना प्रारंभ करते हैं। दोनों की मिली जुली लय ने ऐसा जादू चलाया कि कोई भी उपस्थित व्यक्ति झूमे बगैर नहीं रह पाए। संगीत की लय से सारा वातावरण मंत्रमुग्ध सा हो गया। संगीत प्रतियोगिता में आशा और सोहन को प्रथम विजेता के रूप में चयनित किया गया। सोहन के ही वर्ग में पढ़ने वाला एक छात्र, जिसका नाम सौरभ था, सोहन की सफलता से को देखकर जलता रहता था। प्रथम विजेता चुने जाने पर वह और जल भून सा गया। प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। शिक्षक एवं अन्य अतिथिगण चले जाते हैं। धीरे धीरे सभी छात्र छात्राएं भी चलने को होते हैं। तभी सौरभ सोहन को अनाप शनाप बातें कह देता है। इस पर सोहन को काफी गुस्सा आ जाता है। वह सौरभ पर बरसने ही को था कि बीच में आशा आकर सोहन को समझाई और सौरभ को भी। आशा सौरभ से सोहन की तरफ इशारा करते हुए, इनके साथ बदतमीजी करते शर्म नहीं आती? अरे अपने से तेज लड़कों का इज्जत करना सीखिए। आशा सौरभ की तरफ से सोहन से सॉरी कहती है। इस पर सोहन को हंसी आ जाती है और धीरे धीरे सब अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। 15 अगस्त के दिन मोहन भी कॉलेज आता है। कॉलेज में ही सोहन और आशा से उसकी मुलाकात होती है। ये तीनों भी और लड़कों की तरह पंक्तिबद्ध होकर झंडोत्तोलन का आनंद लेते हैं। झंडोत्तोलन के बाद प्राचार्य महोदय स्वतंत्रता संबंधी अपना कुछ वक्तव्य देते हैं। उसके बाद और शिक्षकगण भी अपना अपना भाषण देते हैं। झंडोत्तोलन के बाद भाषण प्रतियोगिता प्रारंभ होती है। यानी झंडोत्तोलन के बाद भाषण प्रतियोगिता प्रारंभ होती है और छात्र छात्राओं की तरह सोहन और आशा भी अच्छा भाषण करते हैं। इसके बाद मोहन की बारी आती है। मोहन ने ऐसी ओजपूर्ण और वीरता भरी भाषण किया कि वहां उपस्थित छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षक गण भी आश्चर्यचकित रह गए। प्राचार्य महोदय ने मोहन के इस ओजपूर्ण भाषण पर उसे उस कॉलेज का सबसे तेज लड़का, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय देन ऑल स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज के खिताब से नवाजा और एक सोने के आकर्षक मॉडल भी प्रदान किए। उसके बाद सोहन, आशा तथा कुछ अन्य छात्र छात्राओं को भी गोल्ड मॉडल दिए जाते हैं। धीरे धीरे कार्यक्रम समाप्त हो जाती है। मॉडल प्राप्त करने के बाद भी सोहन के मुखमंडल पर उदासी देखकर मोहन ने पूछा, मोहन आज तुम उदास से लग रहे हो, क्या बात है? सोहन नहीं नहीं छिपाते हुए, मैं तो बिल्कुल उदास नहीं हूँ। मोहन देख मोहन, सोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए, जिस तरह एक माँ अपने बेटे की मुखड़े को देखकर उसकी हाल समझ जाती है, ठीक उसी तरह एक दोस्त दूसरे दोस्त का मात्र चेहरा देखकर उसका हाल समझ जाता है। सोहन कुछ बोलता तभी आशा बोल पड़ती है। आशा हाँ मोहन, आप बिल्कुल ठीक समझे। कल कॉलेज के एक लड़का ने इसके साथ बदतमीजी की थी, शायद उसी को याद कर उदास है। सोहन हाँ मोहन, आशा बिल्कुल ठीक कर रही है। अगर आशा उस लड़के को नहीं डांटी होती तो कुछ और ही हो जाता। जी तो करता था कि उसकी ऐसी मरम्मत करूं कि उसे छट्टी का दूध याद आ जाए, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। सोचा इतनी सी बातों को लेकर उलझ पड़ी तो तुम्हें ठेस पहुंचेगी, और मैं खामोश रहा। मोहन शाबाश सोहन शाबाश, गर्व है मुझे ऐसे दोस्त पर जिसने मेरी दोस्ती को बखूबी निभाया। लेकिन याद रखना, तुम उतने ही जुर्म और अन्याय सहना जितना तुम्हें सहने की क्षमता हो। अगर जुर्म और अन्याय करने वाले अपनी सीमा को पार कर दें तो तुम भी अपना चरण बदल देना, नहीं तो ये पागल दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। साथ ही मैं ये भी नहीं कहता कि तुम और अन्याय को सहते जाना, क्योंकि जुर्म और अन्याय सहने वाला भी अपराधी है। यदि वह नहीं सहा जाए तो कोई किसी पर अन्याय और जुर्म कर ही नहीं सकता। इसलिए जुर्म और अन्याय को देखकर चुप भी नहीं रहना चाहिए, तभी सबों के बिछड़ने की राह आ जाती है। सोहन अच्छा लो, अब हम सबों का अलग होने का वक्त आ गया। फिर सोहन, आशा और मोहन तीनों अपने अपने घर की राह लेते हैं। सड़क के किनारे एक टीले पर सौरभ बैठा हुआ होता है और आशा की गुजर उसी होकर होती है। तभी सौरभ, वाह क्या नागिन सी चाल है, आशा की तरफ देखते हुए, इसके चाल तो बड़े बड़े साधु संतों के ध्यान तोड़ने वाली है, कहकर हंसने लगता है।
आशा कुछ नहीं बोलती है, लेकिन रुक कर उसकी ओर घूम कर उसे घूर घूर कर देखने लगती है। अरे आशा, वो लड़का यानी सोहन की तरफ कहता है, तेरा क्या लगता है रे, कहीं तेरा दीवाना तो नहीं? इतना सुनते ही आशा के गुस्से के परवान आसमान छूने लगती है। सौरभ के नजदीक जाकर गुस्से में दे मारती है एक जबरदस्त तमाचा, जिससे वह सन सा रह जाता है। अगर तुमने ऐसी हरकतें फिर कभी की तो ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुम जीवन भर याद रखेगा। गुस्से में, इस तरह के आवारगी की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। अरे जीना है तो कुछ बनकर दिखा, कहती हुई अपनी राह लेती है। और सौरभ गाल पर हाथ रखकर कुछ क्षणों तक गौर से सोचता रहता है, फिर चल पड़ता है। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करके सब अपने अपने पैतृक घर चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे समय यूं ही गुजरने लगता है। इसके बाद फिर अगले दिन मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।